सी सेक्शन की असल रियलिटी क्या है? ये क्वेश्चन ना आई थिंक हर प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है। ठीक। और ये देखिए, मैं हर जगह ये कहती हूँ कि जो सी सेक्शन है वो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में इसका रेट बढ़ गया है, ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका रेट बढ़ गया है। ठीक। अगर हम प्राइवेट सेटअप में देखें तो चले हम पे इल्ज़ाम है कि पैसे की खातिर सिजेरियन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में भी अब आप देखें तो ऑलमोस्ट इसका रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक। इसकी एक तो ये रीज़न है कि सी सेक्शन माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत ज़िंदगी के लिए किया जाता है। ठीक। जहाँ पर हमें लगे कि माँ बहुत देर तक लेबर, जैसे कुछ हार्ट पेशेंट्स होते हैं या कोई अगर किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, प्रीविया वाले, अब्रप्शन वाले, तो हमें पता है कि वो मदर लॉन्ग टाइम तक लेबर का ट्रायल नहीं टॉलरेट कर पाएगी। वहाँ माँ की जान बचाने के लिए सिजेरियन किया जाता है। और समटाइम्स बच्चे को जब लेबर पेन्स आती हैं, बच्चा उसको नहीं टॉलरेट कर पाता, तो हम लोग उस टाइम पे बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन का डिसीजन लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद देखें, जब हम गवर्नमेंट प्रैक्टिस करते थे, जैसे मैं जीना में थी, तो हम लोग ब्रीच को डिलीवर कराते थे। ठीक है, तो इसलिए करवाते थे कि हमें अपने पेशेंट से मोहब्बत थी, उनसे प्यार था। और आजकल के दौर में ना पेशेंट कोई भी कॉम्प्लिकेशन टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और आपको पता है कि ये मीडिया का दौर है और हर चीज़ बहुत हाईलाइट कर दी जाती है और पेशेंट भी किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है। सो डॉक्टर्स भी अब सेफली डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हम लोग ब्रीच को डिलीवर कराते थे, अब आप मोस्टली देखेंगे कि ब्रीच के लिए भी सिजेरियन सेक्शन रिकमेंड किया जाता है। पहले ट्विंस को, जैसे दोनों अगर बेबी सीधे हैं, कफेलिक हैं, तो हम उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी का डिसीजन लेते थे, लेकिन अब लोग सिजेरियन को प्रेफर करते हैं। तो ये एक रियलिटी है कि डॉक्टर्स भी सेफ प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोग ये कहते हैं, हम जब क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट से पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहती 4 हैं। तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन से, वो कहती 4 ऑपरेशन से है। तो हम कहते हैं कि फिर आप आगे जो है वो कंट्रासेप्शन, वो कहती नहीं एक और करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑपरेशन, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है और इसके नुकसानात क्या होते हैं? अच्छा देखिए, हम लोग जो सबसे बेस्ट है ना वो ये है कि 3 या 4 सिजेरियन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और बच्चे भी इतने ही होने चाहिए। ठीक। बट करने को तो मैंने 8th सिजेरियन भी किया है, 10th सिजेरियन भी किया है। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो सेफ है दैट इज़ 3 और 4। ठीक है, यानी 2 से 3 ऑपरेशन हो जाएं या 4 हो जाएं। हाँ जी, मैक्सिमम 4 पे। समटाइम हमने देखा कि बेटी पैदा हो रही है, वो बच्चे की टाई में आगे से आगे जो है ना उसको लेके चले जाते हैं। हाँ जी, ये फिर थोड़ा हमारी सोसाइटी का एक है, तो फिर इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अगर किसी के 4 सिजेरियन है और कोई इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि जी हमारी तो बेटियां, हमें बेटा चाहिए, तो वहाँ पे हम भी पेशेंट को इतना फोर्सली 4 कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कह सकते। ठीक। तो फिर ये थोड़ी वायलेशंस हैं जो डॉक्टर्स भी करते हैं पेशेंट्स को देखते हुए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सी सेक्शन के हवाले से लोगों की एक मिथ है, वो कहते हैं मेरा सी सेक्शन हुआ, फौरी तौर पे लो बैक पेन शुरू हो गया, जब से हुआ तब से अब तक ठीक ही नहीं हो रही। तो इसमें रियलिटी क्या है? अच्छा देखिए, सी सेक्शन में जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि पेशेंट्स आकर ये कंप्लेन करें कि हमें बैक एक है। एक तो जब भी आप करवाएं किसी अच्छे रिलायबल हॉस्पिटल और रिलायबल पर्सन से करवाएं, और आपको अपने एनेस्थेटिस्ट का भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। किसी कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट से करवाएं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो हमारी बैक एक है, ये हमारी पोस्चरल चेंजेस से है, ये कैल्शियम से है, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से है। अब देखें, जो न्यू मदर है उसने अपने बच्चे को उठाना भी है, उसने डायपर भी चेंज करना है, तो उसकी वजह से ये बैक एक हो सकती है। अदरवाइज स्पाइनल या जो पेनलेस डिलीवरी है एपिड्यूरल, उसकी वजह से बैक एक नहीं होता। मैं आपके चैनल के थ्रू भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्पाइनल या एपिड्यूरल बिल्कुल बैक एक नहीं करता। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, कुछ जो हमारी वोमेन्स होती हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान वो विटामिन डी का इस्तेमाल करती हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट क्या ये समझती हैं कि वो उनको विटामिन डी लेना चाहिए? एग्जैक्टली, विटामिन डी प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसकी बहुत ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, उनकी बात करें तो उनकी जो आइटम्स है ना फोर्टिफाइड होती हैं। ठीक है, तो इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान में हम लोग स्पेशल पेशेंट को विटामिन डी रिकमेंड करते हैं कि वो विटामिन डी लें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपकी स्पेशलिटी है जेंडर सिलेक्शन की,
तो जेंडर सिलेक्शन हम लोगों को किस तरह समझा सकते हैं? जेंडर सिलेक्शन के लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फैमिली बैलेंसिंग। ठीक है। अगर किसी के पास बेटे हैं और वो बेटी के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ ऐसे कपल्स भी आपके पास आते हैं कि जी हमारे बेटे हैं और हमें बेटी चाहिए, और मोस्टली वैसे आते हैं कि जी बेटियां हैं और हमें बेटा चाहिए। मतलब अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए वो ये जेंडर सिलेक्शन करवाते हैं। तो दिस इज़ मेनली फैमिली बैलेंसिंग। ठीक है। तो एंड दिस इज़ आल्सो जेंडर सिलेक्शन के वो ऑपोजिट जेंडर लेना चाहते हैं। अगर उनके पास बेटी हैं तो बेटे के ख्वाहिशमंद है, और अगर उनके पास बेटे हैं तो वो बेटी के ख्वाहिशमंद है। ठीक है। और बीइंग अ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? जेंडर सिलेक्शन आप उनको किस तरह गाइड करते हैं? अच्छा देखिए, जेंडर सिलेक्शन के जब हमारे पास कपल्स आते हैं ना, मैं एक तो ये भी कहना चाहूँगी कि ये फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं कपल्स का वर्ड यूज़ करती हूँ, कभी भी फीमेल का नहीं करती। ठीक। तो जब भी हमारे पास कोई कपल्स आते हैं फॉर जेंडर सिलेक्शन, वो ना एक ही बात पे कंसर्न होते हैं कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये वही जेंडर का होगा जो आपने हमें कहा है। हाँ जी। सो अगर हम लोगों ने देखकर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया है और वो अगर बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो बताया गया है, जब वो बच्चा पैदा होगा उसमें 99.5 अप्रॉक्सीमेटली 100% चांसेस हैं कि वो वही जेंडर होगी जो वो ट्रांसफ़र किया गया था, जो सिलेक्शन हुई हो। एग्जैक्टली। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम IVF के ऊपर बात करते हैं। IVF आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका सक्सेस रेट कितना है? और बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? जो IVF है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक मसनूई तरीक़ाकार है फॉर द रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जहाँ पर हमारे पास बांझपन के मरीज़ आते हैं। ठीक है। IVF किन कंडीशंस में किया जाता है? सबसे पहले तो ये कि इसमें जो मेल फैक्टर्स हैं, फीमेल फैक्टर्स हैं और कुछ अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स हैं। मेल फैक्टर्स में हम हस्बैंड की रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें अगर काउंट बहुत कम हो, हरकत के मसले हों और स्पर्म्स की शेप या जिसामत के प्रॉब्लम्स हों बहुत ज़्यादा, तो उसमें IVF रिकमेंडेड है। फीमेल साइड पे देखें तो स्वीयर एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स मेडिसिन ले चुके हैं या IUI ट्राई कर चुके हैं या और स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रहे। थर्ड, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। ट्यूब्स ब्लॉक्ड आपने देखा होगा टीबी में भी हो जाती हैं। अगर किसी की एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, उसकी सर्जरी हुई है, उसमें भी हो जाती हैं। किसी को PID है, इन्फेक्शन है, उससे भी हो जाती हैं। सो इन सब केसेस में हम IVF रिकमेंड करते हैं। ठीक है। ठीक है। सक्सेस रेट के ऊपर बात। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम बगैर उसकी एज देखें, एक हम लोग 33 to 40% का सक्सेस रेट पेशेंट को बताते हैं। बट इसका सक्सेस रेट जो है वो फीमेल की एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जितना अर्ली आएंगी 35 ईयर्स से पहले जो आएंगे, हम लोग इसका सक्सेस रेट 50 to 60% देखते भी हैं और बताते भी हैं। ठीक है। आफ्टर 35 ना ये ग्राफ इस तरह आता है नीचे। ठीक है। ये बहुत कम हो जाता है और आफ्टर 40 ना होने के बराबर रह जाता है, यानी वो तो 20% से भी नीचे चला। एग्जैक्टली। इसलिए कोई सेंटर्स जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है या कह लें जिनके सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं, वो 40 to 45 की रेंज में औरतों का IVF करते ही नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो IUI होता है इसमें और IVF में जो फ़र्क है ये क्या है? देखें, जो IUI है ना, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एंड IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IUI जस्ट लाइक नेचुरल इंटरकोर्स की तरह है। उसमें जस्ट हम लोग मेल का सैंपल लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसमें से एक्टिव स्पर्म्स को एक बारीक ट्यूब में फिल करके अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब औरत का एग रिलीज हो रहा होता है, उस टाइम पे हम यूट्रस में जाके इंजेक्ट कर आते हैं। ठीक है। दिस इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि IUI के पेशेंट्स, उनकी ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। ठीक। एटलीस्ट एक ट्यूब, यानी उससे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड उनका हुआ हो, ट्यूब टेस्ट हुआ हो। ठीक, ट्यूब टेस्ट हुआ। हमेशा स्कैन्स पे ट्यूब्स बहुत अच्छी नज़र नहीं आती, इसके लिए या ट्यूब टेस्ट किया जाता है या डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जाती है। ठीक है। ट्यूब आपकी ओपन हो तो IUI करवाएं, अदरवाइज नहीं कराएं। मैंने बहुत से देखे हैं पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने IUI की मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए होते हैं, बट और जब वो आते हैं मैं उनका HSG कराती हूँ तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, तो वो उनकी सारी वेस्टेज ऑफ मनी है। ठीक है। और मेल की रिपोर्ट में भी जो रिपोर्ट है वो नियर टू नॉर्मल होनी चाहिए। उसमें IUI होता है। ठीक है, यानी उसका सीमन एनालाइज जो हुआ हो
वो नॉर्मल हो। सीमन एनालिसिस नॉर्मल रेंज में होना चाहिए या लिटिल बिट अफेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं ठीक। कि अगर किसी के सारे पैरामीटर्स बहुत बैडली इम्पेयर्ड हैं तो हम उसमें ये कर दें। ठीक हो। ठीक है। IVF जो है उसमें यह है कि हम लोग एग्स बनाते हैं, औरत के जिस्म से उन एग्स को निकाल लिया जाता है, उसको स्पर्म्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है और 5 डेज़ की एक अर्ली प्रेगनेंसी को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखें इसमें ट्यूब्स का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ठीक। जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं उसमें IVF किया जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IVF।